नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी में भारत के परिवहन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने भारत के परिवहन का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने केवल स्थल परिवहन के बारे में बात की थी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जल परिवहन के बारे में। तो जल परिवहन क्या होता है? जल मार्ग के माध्यम से व्यक्ति या फिर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जल परिवहन कहलाता है। जल परिवहन दो प्रकार के होते हैं। एक है आंतरिक जल परिवहन, जो कि नदियों, झीलों व नहरों के द्वारा किया जाता है, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, जो कि समुद्री मार्गों द्वारा बंदरगाहों से किया जाता है। तो ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आंतरिक जल परिवहन किसे कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन किसे कहते हैं। भारत के अंदर होगा तो आंतरिक और भारत के बाहर होगा तो अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, यह जो जल परिवहन है यह सबसे प्राचीन व सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। भारत के परिवहन में जो आंतरिक जल परिवहन का योगदान है वो 1% से भी कम है। इसका कारण ये है कि यहाँ की नदियों के जल में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बरसात के टाइम पे ज़्यादा पानी और गर्मी के टाइम पे पानी ख़त्म हो जाता है ज़्यादातर नदियों में। साथ ही साथ प्राकृतिक अवरोध भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि वाटरफॉल हो गए या फिर कहीं कहीं बालू का ढेर लग गया, ये सब चीज़ें। तो गादीकरण भी देखने को मिलता है, या फिर सिंचाई के लिए नदियों का जल जो है वो उपयोग कर लिया जाता है। और भी मानवीय कारण होते हैं, जैसे डैम बनाना। तो ये सब कारण है जिस कारण से जो भारतीय परिवहन में आंतरिक जल परिवहन का योगदान है वो 1% से भी कम है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की जो स्थापना है वो 1967 में कोलकाता में शुरू की गई थी। इसके द्वारा मालवाहक एवं यात्री सेवा शुरू की गई थी 3 जगह के लिए: कोलकाता से असम के करीमगंज के लिए, कोलकाता से बांग्लादेश के लिए और पटना से हल्दिया के लिए। भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना है वो 1986 में नोएडा में की गई थी, और राष्ट्रीय आंतरिक नौवहन संस्थान की स्थापना जो है वो पटना में की गई थी। इसके अलावा आपको जल परिवहन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल वाटरवे याद रखने हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल वाटरवे 1 की, यानी NWW1 की। यह प्रयागराज से हल्दिया के लिए जाता है तथा यह भारत का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग भी है, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। तो यह प्रयागराज से पटना, पटना से फरक्का और फरक्का से कोलकाता होते हुए हल्दिया तक पहुंचता है। कुल मिलाकर ये 4 राज्यों से गुजरता है: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ आपको नेशनल वाटरवे फर्स्ट के बारे में याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं NWW2 की, जो कि असम के सदिया से पश्चिम बंगाल के धुबरी के बीच स्थित है। यह 891 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। इसके बारे में आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि सागरमाला परियोजना के अंतर्गत सन 2017 में NWW2 में प्रथम सीमेंट कार्गो की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगला है NWW3, जो कि कोलकाता से कोट्टापुरम के लिए जाता है। यह 205 किलोमीटर का रास्ता है, और मैं आपको बता दूं कि यह जो NWW3 है ये पश्चिमी तट नहर, चंपाकारा नहर और उद्योग तट नहर से होकर गुजरता है। ठीक है, इसके बाद अगला है NWW4, जो कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से पांडुचेरी के लिए 1095 किलोमीटर में बना हुआ है। यह कृष्णा गोदावरी नहर से बर्मिंघम नहर तक बना हुआ है, मतलब ये इन दोनों नहरों से होकर गुजरता है। फिर अगला है नेशनल वाटरवे 5, जो कि जियोन खली से पारादीप के लिए 623 किलोमीटर में स्थित है, और ये ब्रह्मणी नदी से होकर गुजरता है। और अगला जो है वो है नेशनल वाटरवे 6, जो कि लखीमपुर से भंगा के लिए 121 किलोमीटर में बराक नदी में स्थित है। और इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे छोटा तथा सबसे नवीनतम आंतरिक जलमार्ग भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो आंतरिक जल परिवहन से संबंधित चीज़ें थी उनको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन की। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन है ये बंदरगाहों द्वारा समुद्री मार्गों से होता है। भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं और 200 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह स्थित हैं। सबसे अधिक बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में हैं और सबसे अधिक छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो छोटे बंदरगाह हैं वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में हैं।
भारत में पश्चिमी व पूर्वी तट जो है वो समुद्र से लगे हुए हैं, तो दोनों किनारे पर आपको बंदरगाह देखने को मिल जाते हैं। समुद्री सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है भारत की। और अगर बात करें द्वीपों सहित, तो द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर कुल लंबाई है। भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, जिनमें सबसे लंबी जो सीमा है वो गुजरात, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु बनाता है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार जो है वो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम लोग एक एक करके सभी बंदरगाह के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कांडला बंदरगाह की। कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और ये गुजरात में स्थित है। इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। और यह जो बंदरगाह है यह एक मुफ्त व्यापार केंद्र है, मतलब कि यहाँ पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है। और इस बंदरगाह के द्वारा नमक तथा सूखे मेवे का निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है मुंबई बंदरगाह, जो कि आपको पता है महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, तो जाहिर सी बात है मुंबई बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में स्थित होगा। यह सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्त प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इस बंदरगाह के द्वारा भारत में पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग उत्पादों का आयात किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है नहावा सेवा बंदरगाह, जिसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह बंदरगाह भी महाराष्ट्र में स्थित है और यह सर्वाधिक आधुनिक बंदरगाह भी है। और इस बंदरगाह को कंटेनर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो नहावा सेवा बंदरगाह है ना, इसको मुंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद अगला है मर्मागावो बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है। और गोवा में कहाँ स्थित है, तो ये जुआरी नदी के मुहाने में स्थित है। और यहाँ पर काजू तथा लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा काजू और लौह अयस्क का जो निर्यात है वो मर्मागावो बंदरगाह से किया जाता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर मतलब जो मर्मागावो बंदरगाह है ना, ये सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात किस देश के लिए करता है। ये फेमस है, एक ही देश के लिए महत्वपूर्ण रूप से करता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह की, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे असुरक्षित बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं। इस कारण से इसको सुरक्षित करने के लिए समुद्र में कंक्रीट की दीवार बनाई गई है। इसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जबकि विश्व का जो कॉफ़ी बंदरगाह है वो सेंटोस बंदरगाह को कहा जाता है, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। ये जो बंदरगाह है यहाँ से कॉफ़ी और लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। आपको पता है कि कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है कर्नाटक। और ये जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो जाहिर सी बात है यही कारण है कि इसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कोच्चि बंदरगाह, जो कि केरल राज्य में स्थित है। इस बंदरगाह को मसाला बंदरगाह या फिर नारियल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और आपको पता ही है कि कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कोलकाता बंदरगाह की। तो ये जो कोलकाता बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो कि हुगली नदी में बना हुआ है। और ये नेपाल तथा भूटान को निर्यात कार्य करता है। ठीक है, मतलब नेपाल और भूटान को इसी बंदरगाह से चीज़ें निर्यात की जाती हैं। इसके बाद अगला है हल्दिया बंदरगाह। जो हल्दिया बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह कोलकाता बंदरगाह का ही एक भाग है और इसे भारत का जूट बंदरगाह कहते हैं। और यहाँ से जूट निर्यात किया जाता है। ठीक है, आपको पता है जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। जाहिर सी बात है यही कारण है कि यहाँ से जूट निर्यात किया जाता है, तो इसको जूट बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं पारादीप बंदरगाह की, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है और इसे भारत का लौह बंदरगाह कहा जाता है। बैलाडीला खान से जापान को लौह अयस्क का निर्यात यहाँ से किया जाता है। ठीक है, फिर अगला है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। साथ ही साथ सबसे गहरा बंदरगाह भी है। और सुरक्षित इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है डाल्फिन पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, जिस कारण से हवाएं जो है यहाँ पर ज़्यादा नहीं चलती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एन्नौर या फिर के कामराज बंदरगाह की।
एन्नौर बंदरगाह जो है ना, इसको 2014 में नाम बदलकर के कामराज कर दिया गया है। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यहाँ पर एक शब्द आया के कामराज। तो मैं आपको बता दूं, जो के कामराज हैं ये स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही साथ इनको आधुनिक तमिलनाडु का पिता या फिर निर्माता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि एन्नौर या फिर के कामराज जो बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यह एक कारपोरेट बंदरगाह है और इसका जो विकास है वो एशियाई विकास बैंक द्वारा किया गया है, मतलब एशियाई विकास बैंक द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह की। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये तमिलनाडु के तट में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह को मोती बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मोतियों के शहर के नाम से भारत में हैदराबाद को जाना जाता है। यह बंदरगाह भारत और श्रीलंका के मध्य सर्वाधिक व्यापार करता है। इस बंदरगाह का 2011 में नाम बदलकर वीओ चिदंबरनार बंदरगाह कर दिया गया है। वीओ चिदंबरनार वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार स्वदेशी नौवाहन सेवा 1906 में तूतीकोरिन से कोलंबो के लिए चलाया था। इसी कारण से तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर वीओ चिदंबरनार बंदरगाह कर दिया गया है। अब अगला बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है और यह बंदरगाह मुख्य रूप से चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होता है तथा यह भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह भी है जिसको 1869 में विकसित किया गया था। इसके बाद अगला है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि आपको पता है अंडमान निकोबार में स्थित है, क्योंकि जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के जो जल परिवहन से संबंधित चीज़ें थी उनको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वायु परिवहन की। वायु परिवहन का सबसे तेज व सबसे आधुनिक साधन है। भारत में प्रथम वायु डाक सेवा की जो शुरुआत है वो 1911 में प्रयागराज से नैनी के मध्य की गई थी। 1922 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की गई और 1953 में सभी निजी वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एयर इंडिया जो है वो घरेलू जो यातायात से संबंधित कार्य करती है, मतलब घरेलू वायु परिवहन का कार्य करती है, और इंडियन एयरलाइंस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का काम करती है। अब हम लोग भारत के कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं कि वो कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे की, जो कि लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। जयनारायण प्रकाश हवाई अड्डा पटना में स्थित है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल, देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा जो इंदौर है वहाँ पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ वर्डोलई हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद और वीर सावरकर हवाई अड्डा जो है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं भारत के, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। अगर आपको नाम याद नहीं होते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इनकी ट्रिक भी बना दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के परिवहन के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखा। वीडियो के बीच में दो महत्वपूर्ण शब्द आए होंगे, एक था भारतमाला परियोजना और एक है सागरमाला परियोजना। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारतमाला परियोजना की। भारतमाला परियोजना जो कि 2017 में शुरू की गई और 2022 तक चली, यह जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए थी, जिसमें 550 जिला मुख्यालयों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। और साथ ही साथ इसका कारण ये भी था कि माल एवं यात्रियों को तीव्र गति से परिवहन साधन उपलब्ध करवाया जा सके। ठीक है, इसके बाद अगला है सागरमाला परियोजना, जो कि 2015 में चालू की गई। इसकी घोषणा वैसे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सन 2004 में की गई थी, लेकिन 25 मार्च 2015 को इसको मंजूरी दी गई। यह जो परियोजना है ये बंदरगाहों का आधुनिकीकरण तथा नए बंदरगाहों के विकास के लिए थी। तो ये जो परियोजना है बंदरगाहों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम करती थी। 3 बंदरगाहों को विशेषकर आर्थिक क्षेत्र SEZ में रखा गया है ना, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र में रखा गया। पहला चेन्नई बंदरगाह जो कि ऑटोमोबाइल का केंद्र है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि SEZ में रखा गया, मतलब अन्य सभी उत्पादों के लिए। तीसरा है सिक्का बंदरगाह जो कि जामनगर गुजरात में स्थित है। ये पेट्रो रसायन का केंद्र है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, वो है सेतु भारतम।
सेतु भारतम जो है ये 4 मार्च 2016 को ये योजना लाई गई और दिसंबर 2019 तक इसमें ये लक्ष्य रखा गया कि सभी नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाया जाएगा। दो प्रकार से, पहला ROB और दूसरा RUB। ROB मतलब रेलवे ओवर ब्रिज और RUB मतलब रेलवे अंडर ब्रिज। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सेतु भारतम योजना थी ये 4 मार्च 2016 में आई और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि दिसंबर 2019 तक सभी नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी वीडियो की वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगी और क्विज सॉल्व करना है तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री में क्विज सॉल्व करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।